कभी किसी ने क्या खूब कहा है कि जब बात आती है नेशनल इंटीग्रिटी की तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स काम नहीं आते या डिप्लोमेटिक नॉर्म्स पर काम नहीं दिखाया जाता। और ये बात बिल्कुल सच साबित होती है जब हम इंडिया यानी भारत और कनाडा, जिसको कनाडा बोलते हैं, कि इंटरनेशनल रिलेशंस को ओवरव्यू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और आज आपके बीच में बात कर रहा हूं भारत और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों आधारित भारत कनाडा के ऐतिहासिक और मॉडर्न रिलेशनशिप को। आज जब मैं इस विषय में बात कर रहा हूं तो मुझे एक फेमस इंटरनेशनल रिलेशंस पर लिखी गई विवेक मिश्रा की किताब, जिसमें इंडिया कनाडा रिलेशंस इन द एज ऑफ सोवर्जिनिटी की कुछ लाइनें याद आती हैं, जहां पर वो लिखते हैं, द इंडिया कनाडा फॉल आउट अंडर स्कोर्स शिफ्टिंग पावर्स डायनामिक्स एज स्टेट्स टेक्स इंडिया इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज नेशनल इंटीग्रिटी ओवर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। तो भारत और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो दूरियां या जो दुराव आ रहा है वो शायद तात्कालिक नहीं है। उसको लेकर भारत और कनाडा के बहुत अलग तरह के संबंध, या कि ये कहा जाए कि अलग तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और उनमें एक दूसरे के प्रति इनकी नीतियां बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। जब मैं भारत और कनाडा के बीच के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच के बारे में जिक्र करता हूं तो हमें पता चलता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो रूपरेखा है वो बहुत पुरानी है। कालक्रम के अंदर एक घटना मुझे याद आती है जिसको हम कामागाटा मारू इवेंट के साथ जोड़ते हैं। साथियों, ये भारत कनाडा के इतिहास के पर्सपेक्टिव को अगर समझने का हम क्वेस्ट रखें तो उसमें हमें एक ऐसे इवेंट के तौर पर देखने को मिलता है जहां दुनिया भर में इस इवेंट को बहुत बड़े लेवल पर ले जाया गया। भारत और कनाडा के संबंधों को अगर एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखना है, जहां हम भारत के हितों और कनाडा के आंतरिक हितों में कुछ कॉमनैलिटी की बात देखते हैं, तो भारत के सिख पंथ या भारत के वो सिख जो ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते होते हुए एक जमाने में इमिग्रेंट के तौर पर कनाडा की धरती पर या कनाडा पहुंचे थे, उनके कॉन्टेक्स्ट के द्वारा उनको मोबिलाइजेशन मिलना और उनके द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग तरह की बनती बिगड़ती जियोपॉलिटिक्स की स्थिति के साथ भारत कनाडा के बीच में सिखों का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में संबंध भारत और कनाडा की विदेश नीति को या आपस में द्विपक्षीय संबंधों को तय करता है। मैं जिस कामागाटा मारू इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, अगर उसको मैं ऑफिशियल वेबसाइट द कैनेडियन एनसाइक्लोपीडिया के एक आर्टिकल जिसमें कामागाटा मारू के बारे में 2006 फरवरी में लिखा गया है, वो आर्टिकल इस बात का गवाह है जिसमें कहा गया कि एसएस कामागाटा मारू एक चार्टर्ड शिप है जो फीचर करता है ड्रामेटिक चैलेंजेस को, जहां कनाडा के फॉर्मर प्रैक्टिस जिसमें इंडिया के या ब्रिटिश कोलंबिया इंडिया के जो इमिग्रेंट्स हैं उनको वो एक स्प्रिंग में समर में 1914 में जो वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था उन्होंने डिटेन कर दिया। और इस कहानी के बाद ये जो इवेंट वैंकूवर में घटित हुआ, इसके बाद कैनेडियन जो एम्फेसिस था उसके अंदर वाइट मेंस कंट्री का जो स्लोगन था, कनाडा चाहता था कि वहाँ पर गोरे रहें और एशियन मूल के सिखों का वहाँ पर आना, भारत से उनका ब्रिटिश कोलंबिया के पैटर्न पर मूवमेंट करना और उस मूवमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉलोनाइजिंग पोजेशंस जहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर के साथ साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों के सेकंड दर्जे के स्तर के पैटर्न को बताने की ये जो कहानी है वो एक बड़ी ही अनसुलझी कहानी है।
साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया के संबंधों के पर्सपेक्टिव में कनाडा को अगर हम कामागाटू मारू के कॉन्टेक्स्ट से पहले देखें तो हम पाते हैं कि साउथ एशिया खास करके पंजाबी मूल के जो भारत के नॉर्थ इंडियन लोग हैं, जो ब्रिटिश कोलंबिया यानी ब्रिटिश इंडिया के अंदर पैसिफिक कोस्ट से होते हुए यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, के उत्तरी भाग से 20वीं सेंचुरी यानी 1900 समथिंग के आसपास वैनगार्ड फाउंड के अंदर आया करते थे। और इस तरह की जो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप से लोगों की, खासकर श्वेतों के देश में अश्वेतों यानी ऐसे लोगों की आमद जो उन्हें पसंद नहीं थी, एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन का मैटर बना और इसने एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस को क्रिएट किया इंडियन कम्युनिटी में। और ये कहानी है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की। और कामागाटा मारू भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर एक ऐसी कहानी है जिस पर विश्लेषण अगर किया जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है। ये दावा है मेरा, या वादा है कि फिलहाल इस विषय पर बहुत गंभीर चिंतन न करके भारत और कनाडा के अन्य द्विपक्षीय मुद्दों को, जो इतिहास से आज तक के समय में एक बड़ा इम्पोर्टेंट डोमेन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, खासकर बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया और कनाडा तय करता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप पजेस करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भेज दें अपनी विश लिस्ट में। मित्रों, जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय हलकों में अलग अलग देशों के साथ की जाती है तो भारत का मतलब मैं आज़ाद भारत की बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर कामागाटा मारू की जो घटना भारतीय इमिग्रेंट्स सिखों के साथ हुई, इसके बाद कनाडा का उन लोगों पर प्रतिबंध लगाना और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बाद एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस के बाद भारतीय कम्युनिटी का वहां पर एजिटेट करना एक बहुत बड़ा इवेंट था। कामागाटा मारू इवेंट के बारे में चर्चा लंबी की जाएगी बाद में कभी किसी और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। फिलहाल बात करते हैं आज़ाद भारत से लेकर 1960 तक के दशक यानी 1947 से 1960 तक के दशक में किस तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम के अंदर भारत ने कनाडा के साथियों, इस बात को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ही भारत को आज़ादी मिली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से, कनाडा सबसे पहले उन देशों में था जिन्होंने भारत के साथ अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाया। इस बात के लिए शायद ब्रिटिशर्स भी बहुत हद तक जिम्मेदार कहे जाते हैं कि भारत के उनके साथ आधिपत्य में होने की वजह से कनाडा शायद भारत के साथ उस तरह के द्विपक्षीय संबंध नहीं रखता था और कनाडा में उनके मूल निवासियों जो अश्वेतों के प्रति या एशियन रेस के प्रति एक तरह की जो हेय भावना थी, उसने बड़े हद तक इस तरह के ट्रांजिशंस या ह्यूमन ट्रांसफर्स को ओवररूल किया। हालांकि 1947 में भारत के आज़ाद हो जाने के बाद ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की रास्तों पर कनाडा की पहल थी कि वो भारत के लीडर्स के साथ या वर्ल्ड लीडर्स के साथ भारत के लीडरशिप को जोड़कर एक बड़ा नया अलायंस बनाना चाहते थे। 1950 से लेकर 60 तक की अगर हम बात करें तो पाते हैं कि कनाडा एक सिग्निफिकेंट एड के तौर पर विकास को लेकर भारत को हमेशा मदद करता आया। उन्होंने खास करके एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बड़े कैपेसिटी में भारत के अंदर निवेश की बात रखी। लेकिन 1950 से 60 का दशक भारत की लीडरशिप का एक अलग फेज था। वहीं कनाडा की लीडरशिप के अंदर भी अलग अलग तरह के बदलाव आ रहे थे। भारत के प्रति या एशियन कंट्रीज में, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज के प्रति कनाडा के अंदर जो कुछ चल रहा था वो शायद अब परिवर्तन के दौर में था। कामागाटा मारू के इवेंट के बाद की घटना और सिखों का वहां पर एजिटेशन और बाद में सिखों ने अपनी आप को कनाडा के साथ जिस तरह से अपने रिस्पेक्ट के साथ एसोसिएट किया, वो कनाडा, भारत और सिखों के बीच में एक नई कहानी को जन्म देता है। 1954 की बात करते हैं जब
कनाडा एक बहुत बड़ा सपोर्टर बना, खासकर तब जब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को कोलंबो प्लान के तहत सप्लाई एस्पेक्ट में साइरस रिएक्टर के बारे में भारत को मदद करने के लिए कनाडा ने अपने आप में एक बड़ी पहल दिखाई। इसका कारण शायद ये भी हो सकता था कि भारत का अन्य देशों के मुकाबले जो भारत की विदेश नीति थी उसमें भारत नॉन अलायंस की नीति या गुट निरपेक्षता विहीन नीति जो भारत ने शोकेस की थी उसका भारत को फायदा भी मिला, और इसके वजह से शायद कनाडा के हमारे अपने जो रिलेशंस थे वो अलग तरीके से एड्रेस हुए। साथ ही उस बात को अलग तरीके से समझने की आवश्यकता थी कि साइरस रिएक्टर के साथ भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अलग बात है कि उन्होंने रवैया सकारात्मक अपनाया, लेकिन शायद कनाडा इसमें बहुत दूर की सोच रख रहा था। इस संबंध में अगर हम इसी पर्सपेक्टिव को, खासकर न्यूक्लियर रिफ्ट को आगे देखते हैं, तो भारत ने 1970 या 70 के दशक में 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट पहला प्रथम पोखरण परीक्षण, इसके विषय में मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने बताया जिस तरह से स्माइलिंग बुद्धा करके 1974 का हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसमें भारत के साथ कनाडा का जो रिलेशन था वो एक कैनेडियन टेक्नोलॉजी फॉर द इक्विपमेंट अवेलिंग फॉर दैट न्यूक्लियर प्रोग्राम एट टेस्ट के थ्रू कनाडा के सपोर्ट के साथ भारत ने न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन अपने कंट्री के अंदर आगे बढ़ाया। यानी सीधी बात अगर ये कही जाए तो 1970 का दशक था जहां पर भारत कनाडा के संबंधों में जो गर्मजोशी, जो डिप्लोमेटिक रियलिटी दिख रही थी वो एक प्रगाढ़ होते रिश्ते की तरफ थी, लेकिन ये रिश्ते हमेशा वैसे नहीं थे। हालात बदलते हैं और जैसा मैंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो अक्सर ऐसे परिवर्तन होते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस तक को प्रभावित करते हैं। इंडिया और कनाडा के इंटरनेशनल रिलेशंस के संबंध में अगर मैं एक अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक बात रखूं तो भारत और कनाडा के बीच में व्यापार की बात की जाए, एग्रीकल्चर की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए, या फिर ऐसे मानव संसाधन के ट्रांसमिशन की बात की जाए जो टेक्नोलॉजिकल सेंट्रिक दुनिया में या स्पोर्ट्स की दुनिया में जाने जाते हैं, भारत कनाडा के लिए बहुत बड़े लेवल पर सपोर्टर रहा है बहुत सारे मैन पावर को लेकर। लेकिन बात जब 1980 और 90 के दशक की आती है तो ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आती है कि कनाडा के लिए बहुत अलग अलग किस्म के बैरियर्स क्रिएट हो रहे थे इंडियन डिप्लोमेटिक लेवल पर। थोड़ा सा खुल के इस बात को समझते हैं। साथियों, जो कामागाटा मारू का इंसिडेंट था उसके बाद 1980 के दशक में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट भारत के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब में चला। न केवल ये चला और इसकी वजह से सिख डायस्पोरा जो कनाडा में था वो भी इसकी चपेट में आया, और ये वही सिख हैं जो कामागाटा मारू या उससे पहले अपने रूट्स भारत और ऐसे एशियन कंट्रीज के अंदर जो आज पाकिस्तान के नाम से जाने जाते हैं जहां सिखों की बहुतायत थी। 1985 के अंदर एयर इंडिया के अंदर बॉम्ब होना और कैनेडियन बेस्ड खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट लोगों के द्वारा 329 लोगों की हत्या, जिसमें ज़्यादातर कैनेडियन थे, ये भारत और कनाडा के रिलेशंस पर एक बड़ा लंबा इफेक्ट डालने वाली घटना थी। साथियों, इसके बाद भारत में जो हालात बदले, भारत के कुछ रीजनल इश्यूज को अगर हम एड्रेस करें, अगर हम ऑपरेशन ब्लू थंडर की बात करें, निज्जर की बात जो आज हो रही है, इसके साथ साथ अगर हम किसी सिख लीडर जो मुगलों के समय थे या ब्रिटिशर्स के टाइम थे या सिख पंथ को लेकर एक आइसोलेशन या यूनिटी इन टर्म्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी अदर्स कम्युनिटी के बीच की बात हो, या अचानक से आए खालिस्तान की डिमांड और इस अलगाववाद के अंदर एक ऐसे मास लीडर के तौर पर एक व्यक्ति का उठना, उसका असैसिनेशन होना और भारत की सरकार के लिए, भारत की केंद्रीय सरकार स्पेशली इंदिरा गांधी के लिए
उसका बड़ा खतरनाक रवैया अपनाना। और यहाँ तक बात थी कि ऑपरेशन ब्लू थंडर, अगर जो गुरुद्वारा साहब अमृतसर है, जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते थे, हैं वहाँ पर जिस तरह की घटना हुई, और उसके बाद कि भारत के जो इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर सिखिज्म या सिख पंथ की जो कहानी है, इसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद जिस तरह के राइट्स सिखों को लेकर भारत में होते हैं, वो दुनिया में ऐसी घटना है जिसको लेकर सिख सेंटिमेंट डेफिनेटली अफेक्टेड हुआ।